दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रास्ता क्या है? शायद यह सवाल सबसे बड़ा भारत में हो चुका है। रास्ता है क्या? जनता ने सरकार को चुना, सरकार ने कानून बनाया, जनता ने कहा यह कानून हमारे अनुकूल नहीं। सरकार ने कहा यह कानून आपके हित में है, जनता ने कहा हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस कानून को वापस लीजिए। सरकार ने कहा हम कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। जनता ने कहा बातचीत करते हैं तो सिर्फ वक्त जायर करते हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमारा विरोध है इसको लेकर। तो फिर रास्ता क्या है? इस दौर में इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। जो विरोध कर रहे हैं उसको कवर करने के लिए देश का मीडिया पहुंच रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर घंटों इस देश के तमाम नेता बहस कर रहे हैं, रिपोर्टर उनके दर्द को दिखा रहे हैं, सरकार अपनी बात कह रही है। इस दौर में बीते 28 दिनों में जब सर्द रातों में खुले आसमान तले दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलनरत बैठा हुआ है, परिवार के परिवार आकर बैठे हुए हैं, उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसी दौर में देश के कृषि मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों से संवाद बनाते हैं और कहते हैं देखिए यह तो मान गए, आप क्यों नहीं मानते हैं? देश के प्रधानमंत्री कभी बनारस, कभी मध्य प्रदेश के किसान, कभी गुजरात के किसान और 2 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों से भी संवाद करेंगे और बताएंगे कि कानून हमने क्यों किसानों के लिए ही बनाया है और इसकी जरूरत तो बहुत पहले से थी। लेकिन किसान कह रहा है जी नहीं, यह कानून हमारे हक में कतई नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? और क्या रास्ता अगर सरकार और जनता के बीच या आंदोलन करते किसान और सरकार के बीच एक डेडलॉक की स्थिति में आकर खड़ा हो चला है, तो फिर यह सवाल उठना चाहिए कि रास्ता क्या है, या सवाल एक नया उठना चाहिए अब आंदोलन के तरीके क्या होंगे। हमें लगता है आज इतिहास के उन पन्नों को भी खोलना चाहिए और मौजूदा वक्त में लोकतंत्र के राग जिसको गाया जा रहा है, यह कहकर कि हमने आपको आंदोलन करने से तो नहीं रोका और सरकार को तो इस पूरे देश ने चुना है, उस देश के भीतर में आपकी हैसियत तो चंद की है। तो फिर हमें लगता है शुरुआत आज कहां से की जाए। इतिहास के उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जब अंग्रेजी हुकूमत थी इस देश के भीतर में। तब आंदोलन चाहे महात्मा गांधी ने किया हो या फिर इस देश के भीतर में किसानों को लेकर सबसे पहला आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। उस आंदोलन की भूमिका के साथ उसकी जमीन पर आपको ले चलें और जरा बताने की परिस्थिति में आए कि रास्ता है क्या। यह सवाल गौण है। अब आंदोलन के तौर तरीके क्या होने चाहिए यह बताया जाए। हमें लगता है उससे पहले कुछ स्थितियों को समझ लीजिए। मौजूदा सरकार जब यह कहती है कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र है, तो इस देश के भीतर में उठते हुए बीते 6 बरस के उन तमाम मुद्दों को एक क्षण के लिए आप देख लीजिए। हर मुद्दा उठा, हर पे बहस हुई, हर पे चर्चा हुई, मीडिया के टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगता रहा, लेकिन अपने तरीके से सत्ता ने जो चाहा वो किया। कोई भी मुद्दा हो, भीड़तंत्र, हत्याएं इस देश में हुई है, कौन भूल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता की सर कहीं भी झुकती हुई आपको नजर नहीं आई होगी। इस देश के भीतर में एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो। याद कीजिए 5 बरस पहले उसी पर चर्चा हो रही थी, रोहिंग्या पर चर्चा हो रही थी, नागरिकता कानून उसके बाद आया, उस पर भी चर्चा होती रही। लेकिन चीजें इस देश में कैसे चलती है लोकतंत्र के नाम पर, यह आप खाली समझते चले जाइएगा। धारा 370, जीएसटी, नोटबंदी, आरबीआई से पैसे निकालने की परिस्थिति, इस देश के पब्लिक सेक्टर को बेचना हो, बैंकों को कंगाल करना हो, बैंकों को मर्जर किया हो, एनपीओ का लगातार बढ़ना हो, अडानी अंबानी के हाथ में सब कुछ सौंपा जाना हो, रेलवे का निजीकरण कर दिया गया हो, बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किस कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए उसको कंगाल बना दिया गया, यह भी अब छुपा हुआ नहीं है। बेरोजगारी इस दौर में चरम पर पहुंच गई। लॉकडाउन की परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों ने क्या क्या दर्द देखे, यह भी हमने देखा, समझा और भोगा इस देश ने। इस देश के भीतर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस तरीके से उसके लिए फंड नहीं बच पा रहा है। इस देश में एएमयू में एक वक्त जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा मचा था और अब प्रधानमंत्री ने उसे मिनी भारत कहा है। अच्छी बात है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग भी उठा था और जेएनयू सरकार की फहरिस्त में नंबर 1 यूनिवर्सिटी भी है। यह भी एक स्थिति है। खान मार्केट गैंग भी निकला था और इस देश में संसद में बिना वोटिंग कैसे किसानों के कानून पास हो गए, यह भी देखा गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड इस दौर में कैसे निकल कर आया, यह भी हर किसी ने देखा। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई
यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट से निकलकर संसद तक पहुंचने के रास्ते को भी इसी देश ने देखा है। हर दौर में इतने सारे मुद्दों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, हर पे तो चर्चा हुई, बहस हुई, अखबारों में लिखा गया, टेलीविजन स्क्रीन पर हुआ, लेकिन जो जो तबका इन चीजों से प्रभावित हो रहा था वह लगातार विरोध अगर कर रहा था तो उसकी बात किसी ने सुनी क्या और उसके लिए कोई रास्ता निकला क्या? तो फिर किसानों को लेकर यह सवाल कहां तक जायज है कि रास्ता है क्या? रास्ता कोई नहीं होता है, रास्ता बनाया जाता है। रास्ता कभी भी इन शर्तों के आधार पर नहीं होता है कि आप कानून वापस ले लीजिए और सरकार झुकते झुकते झुके और कहे ठीक है कानून वापस ले लेंगे, लेकिन भारत की सियासत इस बात की इजाजत नहीं देती है। किसानों को यह समझना होगा। इसीलिए जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि हम आपको लिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों को पलटते हुए, तो 86 बरस पहले 1934 में पहली बार स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नारा दिया था, जो अन्न उपजाएगा अब वही कानून बनाएगा। जी, जो अन्न उपजाएगा अब वही कानून बनाएगा। यह भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। क्या यह आंदोलन की नई रूपरेखा तय हो सकती है इससे? यह एक सवाल है। स्वामी सहजानंद सरस्वती या भारत के भीतर किसान आंदोलन को अब परखने की जरूरत है, क्योंकि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक ही कहेंगे, सामाजिक और आर्थिक तौर पर तो स्वतंत्रता शायद इस देश को नहीं मिली। इसका जिक्र महात्मा गांधी ने भी 1947 15 अगस्त के दिन ही कोलकाता में वेलिया घाट के घर में ही कर दिया था। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में अब किसान क्या करे, जब सरकार का रुख इतना अडिग है और अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रांतों में वह इस बात को लगातार कह रही है, फैला रही है, बता रही है कि वही सही है। और अब वाजपेयी जी की जयंती 25 तारीख को, उस दिन देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद करके यही कहने वाले हैं। हमें लगता है कि आज इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आपको जिस भूमिका में रखना है रख दीजिए। अंग्रेजों की हुकूमत थी, जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार लगान वसूलते थे, यानी टैक्स ज्यादा से ज्यादा लेते थे। 1932-34 के बीच में बिहार को बर्बाद कर दिया था भूकंप ने। अनाज भी नहीं हो पाया था खेतों में, और उस वक्त और कोई नहीं, इस देश के भीतर में तमाम जमींदार भी वहां पर लगान वसूलने को तैयार थे। और उससे पहले अगर चले जाइएगा चंपारण और खेड़ा का जिक्र कीजिएगा, खेड़ा में भी यही हुआ था, फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन वहां पर भी लगान वसूलने की स्थिति में थे। तब महात्मा गांधी साथ आए थे और सरदार पटेल उस समय वकालत छोड़कर इस आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन हमको लगता है आज एक माइलस्टोन सहजानंद सरस्वती का खींचने की जरूरत है। उस समय जमींदारी व्यवस्था थी, आज कॉर्पोरेटरीकरण है। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, इस वक्त हमारे द्वारा बनाई गई राजनीतिक सत्ता है, लेकिन उसका मिजाज कॉर्पोरेट के ठीक उसी तरीके से अनुकूल है जिस तरीके से उस वक्त जमींदारी व्यवस्था के अनुकूल ब्रिटिश सत्ता थी। और हमें लगता है जब उस पीरियड को आप देखेंगे और ध्यान से समझेंगे और परिस्थितियों को देखेंगे, तो याद कीजिए 1934 में उस समय दरभंगा महाराज भी थे, वह भी वसूली कर रहे थे अपने लठैतों के जरिए, लगान वसूली कर रहे थे। सहजानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी तक के पास हो गए। महात्मा गांधी ने कहा कि हमें तो संयुक्त मोर्चा ब्रिटिशर्स के खिलाफ बनाना है, अभी हमको लड़ाई नहीं लड़नी है अपने यहां के जमींदारों से। और वहीं से सहजानंद सरस्वती का रास्ता थोड़ा सा अलग हो गया। सहजानंद सरस्वती ने बहुत साफ तौर पर कहा कि इस देश के भीतर में ब्रिटिश हुकूमत तभी तक चल पाएगी जब तक यहां पर जमींदारों का संरक्षण वो देती रहेगी और जमींदारी व्यवस्था चलती रहेगी। इसीलिए जमींदारों को खत्म कर दीजिए, उनकी हुकूमत खुद ब खुद डगमगा जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप जिन्ना के पीछे जो पाकिस्तान बनाने को हिमायती थे, उस समय जो मुस्लिम बड़े जमींदार थे, उन्होंने 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना के पीछे खड़े थे। वह चाहते थे कि पाकिस्तान बने जिससे जमींदारी की हुकूमत उनके पास बरकरार रहे। यानी ब्रिटिश सत्ता को कमजोर करने के लिए इस देश के भीतर में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में सहजानंद सरस्वती बढ़े थे। और यह आंदोलन कोई छोटा नहीं था। 1934 से लेकर लगातार अगर आप देखते चले जाइएगा तो गांव गांव, पंचायत पंचायत और शायद खेड़े खेड़े हर जगह पर उन्होंने मजबूत की थी स्थिति।
यह स्थिति अगर जमींदार व्यवस्था को भारत में पूरी तरीके से आंदोलन के जरिए अगर उस वक्त खत्म कर दिया जाता तो शायद भारत आजादी के बाद एक नई परिस्थितियों के साथ जी रहा होता, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था के दायरे में शोषण जिनका होता था वो किसान ही था, किसान और मजदूर ही था। पाकिस्तान में है अभी भी बहुत सारे जमींदार। भारत के भीतर में ये एक बिजनेस एस्पेक्ट से कॉरपोरेटीकरण हुआ है और कॉरपोरेट के साथ सरकार खड़ी है। और जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो समझना होगा कि सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने लिए नाम नया हो, वो इस बात को समझे। इनका जन्म गाजीपुर में हुआ था। नवरंग राय इनका नाम था। ये बाद में स्वामी की भूमिका में आ गए, लेकिन फिर महात्मा गांधी से 1920 में मिले तो फिर ये आंदोलनरत हो गए और देश की आज़ादी में कूद गए। लेकिन जब किसानों के सवाल पर इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो सबसे पहले किसानों के एक्सप्लॉइट करने वाली जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और उस वक्त कोई भी नाम ले लीजिए, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन का नाम हो, चाहे जन कवि नागार्जुन का नाम हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का नाम हो, चाहे गुजरात में उस समय इंदुलाला अग्निक थी, आंध्र प्रदेश में एनजी रंगा थे, केरल में नंबूदरी पाद थे, बंगाल में बंकिम मुखर्जी थे, सभी इनके साथ खड़े थे। इन्होंने इस देश के भीतर में आंदोलन किसानों का इस रूप में खड़ा किया। ये एक अलग मसला है। उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बड़ा अंतर आ गया है। लेकिन अगर ब्रिटिश हुकूमत की तर्ज पर इस देश के भीतर में कानून बनने लगे, इस देश का कॉरपोरेट अगर जमींदारी तरीके से चीजों को एक्सप्लॉइट करने लगे और सत्ता और कॉरपोरेट ठीक उसी तरीके से हो जैसे ब्रिटिश सत्ता और जमींदारी प्रथा एक साथ खड़ी थी, तो फिर लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? और यह सवाल रास्ता क्या है, उस रास्ते को नई दिशा से आपको परिभाषित भी करना होगा।